हेलो DPR स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल देखेंगे। इसके अलावा हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मल्टीप्लायर, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आप एक्सक्लूसिवली गूगल क्लासरूम में देख रहे हैं। DPR एग्ज़ाम के बाद ये वीडियो पब्लिकली अवेलेबल होंगी। तो एक एक करके हम इस तीनों को समझेंगे। पहले हम एक ब्रीफली देख लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि जो इनकम है, यानी नेशनल इनकम है, वो उसका दो ही यूज होता है। या तो उसको कंज्यूम कर लिया जाता है या तो उसको सेव कर लिया जाता है, यानी या कंजम्पशन या सेविंग, ये दो ही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है, एकदम क्लोज डोमेस्टिक इकोनॉमी है। अब देखिए क्या होता है कि जो सेविंग, अब जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। यानी इक्विलिब्रियम में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर इक्विलिब्रियम में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है तो जब आपको इक्विलिब्रियम वाई चाहिए तो आप एस की जगह पे इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। तो ये आपके इक्विलिब्रियम आउटपुट का या इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का इक्वेशन बन गया। अब इसमें आप सी की वैल्यू रखेंगे और आई की वैल्यू रखेंगे और आपका इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो ये हुआ 2 सेक्टर मॉडल। अब 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है कि इसमें एक और चीज़ आ जाती है। यानी कि अभी तक जो 2 सेक्टर मॉडल था उसमें गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो गवर्नमेंट नहीं थी तो गवर्नमेंट का कुछ नहीं था, वहाँ पे जी नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट को जब इंक्लूड कीजिएगा तो ये जी आ जाएगा। जी मतलब कि कंजम्पशन होता है, यानी जनरल पब्लिक जो है कंजम्पशन करती है, सेविंग करती है, जो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। और बाकी जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ कंजम्पशन करती है, ठीक। वो भी कुछ स्पेंडिंग्स करती है, तो उसे भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ 3 कंडीशन हो सकती है। गवर्नमेंट सिर्फ स्पेंडिंग नहीं करती, वो टैक्स भी लेती है। तो एक कंडीशन हो सकती है कि गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं ले रही है, यानी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लमसम टैक्स लेती है। वो मैं आपको बताऊंगा जब इस पे मैं आऊँगा डिटेल में। और ये तीसरा कंडीशन हो सकता है कि गवर्नमेंट प्रोपोर्शनल टैक्स लेती है, इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 3 सेक्टर मॉडल में ये सब बातें आएंगी। और जब आप 4 सेक्टर मॉडल में आएंगे तो यहाँ एक चीज़ और जुड़ जाएगी, यानी ओपन इकोनॉमी हो जाएगा। ये ओपन इकोनॉमी मतलब फॉरेन ट्रेड होता है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट होगा जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, कुछ इंपोर्ट होगा जिसको हम एम से डिनोट करेंगे, और इस सबको हम नेट एक्सपोर्ट कहेंगे। तो यहाँ 4 चीज़ें हो जाएंगी। एक होगा कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट, और एक गवर्नमेंट होगी, और होगा फॉरेन सेक्टर। तो ये हो गया। अब इसमें भी 2 कंडीशन हो सकते हैं कि एक की जब इंपोर्ट का नेशनल इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, वो नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा कंडीशन होगा कि जब इंपोर्ट डिपेंडेंट है नेशनल इनकम पे, यानी नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इंपोर्ट भी बढ़ेगा, नेशनल इनकम घटेगा तो इंपोर्ट भी घटेगा। तो ये कंडीशन हो सकते हैं इसमें। तो इन सब कंडीशन को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम शुरू से करते हैं। पहले हम सिंपल से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। अब जैसा कि 2 सेक्टर मॉडल में मैंने आपको बताया कि ये आपका इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का इक्वेशन है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम चाहिए तो आपको सी पता होना चाहिए और आपको आई यानी इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए। तो सी जो है यहाँ इंडोजेनस वेरिएबल है, यानी कि ये वाई पे डिपेंडेंट है। और आई जो है ये इंडिपेंडेंट है वाई से, ये एक्सोजेनस वेरिएबल है, ये एक्सोजेनियसली डिटरमिन्ड होता है, यानी कि वाई जो भी रहे इससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये होगा। तो आपको अगर मैं सी और आई बता दूं तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा नेशनल इनकम। लेकिन क्या ये इतना भी सिंपल है? तो देखते हैं। तो सी जो आपको दिया होगा, सी आपको सिंपली कोई नंबर नहीं दिया होगा। सी आपको कुछ इस तरह दिया होगा कि सी, और यहाँ पे एक सी बार हो सकता है, उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर देखेंगे कि क्या होगा। और उसके बाद ये हो सकता है एक छोटा सी, एक वन। तो अब इसमें देखिए क्या है, ये जो सी है, अब ये पूरा जो कंजम्पशन है उसमें ये पार्ट है। एक पार्ट है एक्सोजेनस कंजम्पशन, सॉरी एक्सोजेनस नहीं, इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन करने का मतलब है कि इस ये मतलब ये डिसाइड नहीं होता है कि
आपका इनकम कुछ है या नहीं है, क्योंकि जीने के लिए कुछ तो आप कंज्यूम कीजिएगा ही। तो वही है कि अगर इनकम जीरो भी हो तो ये कंजम्पशन, इतना कंजम्पशन होगा ही होगा, ठीक। तो इसे कोई ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो होता है कि ये बता रहा है कि कंजम्पशन का कुछ इनकम इनकम का कुछ प्रोपोर्शन आप कंज्यूम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6y। तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि अगर इनकम जीरो भी हो इकोनॉमी में तो 100 कंजम्पशन होगा ही होगा, क्योंकि जीने के लिए तो जरूरी चीज़ें लोग कंज्यूम करेंगे ही, चाहे वो अपनी सेविंग से लेकर करे या कर्ज लेकर करे, वो तो जब तक जीवन है तब तक ये तो करेंगे। और उसके बाद होगा आपका इनकम का कुछ प्रोपोर्शन, यानी कि अगर इनकम है तो इनकम का कुछ प्रोपोर्शन हम कंज्यूम करते हैं। जैसे 0.6 है तो इनकम का हम 60% कंज्यूम करते हैं, यानी अगर हमारी इनकम अगर 100 होगी तो हम 60 रुपीज़ कंज्यूम करेंगे, और उसके अलावा ये 100 यानी 70 रुपीज़ कंज्यूम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ले ही लेते हैं, मान लीजिए कंजम्पशन इस तरह दिया हुआ है और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है और आपका इनकम है 100। अगर आपका इनकम 100 है तब ये क्या होगा, आपका पूरा जो कंजम्पशन होगा वो हो जाएगा 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160। तो इस तरह से आपका ये कंजम्पशन टोटल निकल गया। लेकिन फिलहाल हम इसे हटा देते हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है कि हमारा इनकम क्या है। ये तो हमने एक अजम्पशन ले लिया कि हमारा इनकम। तो फिलहाल आपको सबसे पहले निकालना है कि इनकम क्या है। आपको कंजम्पशन इस तरह से दिया रहेगा, यानी ये कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ये सी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन भी दिया हुआ रहेगा। और उसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट इस तरह दिया रहेगा, जैसे आई इज इक्वल टू 60। ये हो गया। अब आपको निकालना है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। उसके बाद जब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकल जाएगा तो उसके बाद हम कंजम्पशन कितना इकोनॉमी में उसे भी निकाल सकते हैं। तो कंजम्पशन में अब सी की जगह पे हम क्या रखेंगे, सी की जो वैल्यू है उसे रखेंगे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकालने के लिए। सॉरी, हम लोग यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ देख रहे थे। यहाँ पर यहाँ y इज इक्वल टू सी की जगह पे हम ये जो सी का वैल्यू है जो दिया जाएगा आपको वो रख दिया आपने यहाँ पर। और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 60। तो आपको y निकालना है तो y को एक साइड करना होगा, यानी कि ये y इधर है तो माइनस हो जाएगा 0.6y, फिर इज इक्वल टू यहाँ माइनस होगा और फिर यहाँ इधर बच जाएगा 100 प्लस 60 160, ये बचा। अब जब आगे जाइएगा तो ये देखिए कि ये y है, मतलब 1y है, 1y में 0.6y जाएगा तो सिंपल सी बात है 0.4y बचेगा और इज इक्वल टू 160 होगा। और फिर इस 0.4 को जब आप इस साइड ले जाइएगा तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 160 बाय 0.4। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये डेसिमल हटाइएगा आप और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दीजिएगा और इस तरह से आपका जो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है वो 400 निकल जाएगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकालिए तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। ऐसे इतना सिंपल आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी ये तो जानना जरूरी है क्योंकि यहीं से ही आगे बढ़ेंगे आप। तो ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आपने निकाल लिया। आपको अगर कहा जाए कि आप कंजम्पशन भी निकालिए, कंजम्पशन फंक्शन आपने देखा था यहाँ पर नीचे, अभी हम लोग देख रहे थे कंजम्पशन फंक्शन। कि कंजम्पशन फंक्शन में क्या है, y की जरूरत है तो y तो हमें मिल गया, तो y की जगह पे अगर हम y की जो वैल्यू है यानी 400 है उसको रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंजम्पशन भी निकल जाएगा। यानी यहाँ पे हमने 400 रख दिया और उसके बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 100 प्लस 240 इज इक्वल टू 340 होगा। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कंजम्पशन। और जैसा कि आपने इक्वेशन में देखा था कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इनकम के बराबर होता है, तो 400 हमारा निकला और 340 हमारा कंजम्पशन था और 60 इन्वेस्टमेंट था, तो ये मिला के 400 इधर भी हो गया, यानी दोनों साइड आपको 400 मिल गया। तो इस तरह से ये कंजम्पशन और इनकम आपने निकाल लिया। अगर आपको सिर्फ कंजम्पशन ही पूछे तो भी आपको इनकम निकालना ही पड़ेगा।
क्योंकि बिना इनकम के आप कंजम्पशन नहीं निकाल पाए। तो ये हुई इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम कंजम्पशन की बात। तो अब हम थोड़ा यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि एमपीसी क्या होता है। जैसे कि ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, यहाँ सी देख रहे हैं, यही एमपीसी है, ठीक, इसी को एमपीसी कहते हैं। एमपीसी का मतलब होता है कि अगर आउटपुट 1 यूनिट बढ़ेगा तो कंजम्पशन में, यानी ये कहिए कि इनकम अगर 1 यूनिट बढ़ेगा, 1 रुपये बढ़ेगा, तो कंजम्पशन में कितना बढ़ेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये जो सी है ये क्या है, एमपीसी है आपका। तो एमपीसी का मतलब क्या होता है कि अगर इनकम 1 यूनिट बढ़ेगा तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए कि एमपीसी हमने 0.6 लिया था, यानी कि अगर 0.6 एमपीसी है और इनकम बढ़ जाता है 20 यूनिट, 20 यूनिट अगर इनकम बढ़ जाता है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा, कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा, यानी कंजम्पशन बढ़ जाएगा 12, यानी कि 20 यूनिट कंजम्पशन बढ़ने पे 12 आपका, सॉरी 20 यूनिट इनकम बढ़ने से आपका 12 कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो ये होता है एमपीसी, इसी को हम क्या कहते हैं, एमपीसी, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये सी जो है, ये एमपीसी कहलाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि इसे ही एमपीसी कहते हैं, ठीक। ऐसे इसका एक अपना डिराइवेशन है, जैसे कि अगर आपको एमपीसी निकालना है तो यहाँ सिंपली आप फर्स्ट डिराइवेटिव लेंगे। जब आप फर्स्ट डिराइवेटिव लेंगे तो आप कुछ इसे इस तरह लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे डी सी डी वाई, फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, सी कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, उसके बाद वाई पे पावर 1 है तो ये हट जाएगा, यानी यहाँ सिर्फ सी बचेगा। तो ये हो गया आपका एमपीसी, और ये था एमपीसी निकालने का फॉर्मूला। तो ये एमपीसी आपका निकल गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बताएगा कि 1 यूनिट इनकम बढ़ने से कंजम्पशन में कितना चेंज होगा, ठीक। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एमपीसी 0.6 है और इनकम 100 रुपीज़ बढ़ जाता है तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। फिलहाल ये हुआ एमपीसी की बात। अब चलिए कुछ एक और चीज़ हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं हम मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है, तो चलिए मल्टीप्लायर को हम इस इक्वेशन से समझने की कोशिश करेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस वाई। तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू, हम इसे ऐसे लिखते हैं, अगर c का वैल्यू आपको दिया हो तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, इस तरह से, ठीक। तो ये आपका होता है पूरा इक्वेशन। जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ देखिए कोई अभी नहीं दी हुई है तो पहले हम इस तरह निकाल के देखते हैं कि मल्टीप्लायर कैसे निकलता है। और मल्टीप्लायर जो है वो डिपेंडेंट होता है सी पर, ठीक। तो इसे कैसे निकालते हैं हम मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है उसे समझ लीजिए, ये गलती से आ गया। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने देखा कि 1 यूनिट इनकम में चेंज होने से जो कंजम्पशन में चेंज होता है उसी को हम एनपीसी कहते हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लायर ये बताता है कि 1 यूनिट कंजम्पशन में चेंज होने से, या फिर किसी भी एक्सोजेनियस वेरिएबल में चेंज होने से, जैसे यहाँ सी एक्सोजेनियस वेरिएबल है, आई एक्सोजेनियस वेरिएबल है, उसमें 1 यूनिट चेंज होने से इनकम में क्या चेंज होता है उसे हम मल्टीप्लायर करते हैं। अब जैसे कि देखिए इसे हम निकालते कैसे हैं कि अब ये y है, तो y को आप एक साइड ले जाइएगा, जैसे यहाँ y है, y माइनस हो जाएगा, फिर ये सी वाई हो, और उसके बाद इधर बच जाएगा आपका ये वाला पोर्शन बच जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे y आप कॉमन लीजिएगा, y जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस सी बचेगा, और यहाँ जो है, और उसके बाद ये 1 माइनस सी जो है उसको अगर आप राइट हैंड साइड ले जाइएगा तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगा, यानी कि ये जो होगा ये सी प्लस आई, ये ऊपर होगा और उसके नीचे होगा 1 माइनस सी, यानी ये हो गया आपका, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया, आप निकालते हैं, आप इसी तरह निकालते हैं। तो अब इसमें मान लीजिए कि कंजम्पशन में कुछ चेंज होता है, अब यहाँ कुछ भी कंजम्पशन है 100 हो या कुछ भी हो, इसमें कुछ चेंज होता है तो इनकम में कितना चेंज होगा, तो वो हम कैसे देखते हैं, इसका हम फर्स्ट डिराइवेटिव ले लेते हैं, ठीक। अगर फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी लीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह होगा कि आप इसे यहाँ देखिए, हम पार्शियल डिराइवेटिव के सिंबल का यूज करेंगे,
क्योंकि यहाँ आई भी है और सी भी है, तो वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज है। ये वाई ले लिया हमने और इसको हम सी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। अब ये डिराइवेशन हम विद रिस्पेक्ट टू सी करेंगे, यानी कि हम देखेंगे सी में चेंज होने से इनकम में क्या चेंज होता है। तो फिलहाल यहाँ सी में कोई पावर नहीं है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 और ये आई जो है ये तो 0 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये 1/1 माइनस सी बचेगा। यहाँ हमने लिख दिया 1 माइनस सी। तो ये जो आपका निकला यही मल्टीप्लायर होता है, यही बताएगा कि अगर कंजम्पशन में या फिर कोई भी एक्सोजेनियस वेरिएबल में कुछ चेंज होता है तो इनकम में कितना चेंज होगा। अब यहाँ देखिए सी जो है एमपीसी है, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने सी की जगह पे क्या लिख दिया, एमपीसी। यानी कि मल्टीप्लायर जो होता है वो क्या होता है, एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम के से डिनोट करेंगे मल्टीप्लायर। ठीक, यानी मल्टीप्लायर इज के, ये मल्टीप्लायर हो गया के। अब ये 1/MPC हो गया, तो MPC और MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये एक के बराबर होता है। ठीक, तो अगर आप एक में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटाइएगा तो आपका आ जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी ये हो जाएगा 1/MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हुआ। अब एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि एमपीसी यानी कि जो इक्वेशन हम देख रहे थे, हमने इक्वेशन में क्या लिया था, ये 0.6 लिया था एमपीसी, 0.6 लिया था। तो ये क्या बताएगा ये आपको देखना है। इसे फिलहाल हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव नहीं है। तो इस इक्वेशन में जब आप इसको लिखिएगा, एमपीसी के वैल्यू को लिखिएगा, तो आपका मल्टीप्लायर निकल के क्या आएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 0.6, यानी कि अब इसको आप क्या लिखिएगा, ये हो जाएगा 1/0.4 हो जाएगा। और जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये डेसिमल हट जाएगा और यहाँ पे होगा एक 0 और उसके बाद हो जाएगा 2.5, यानी ये 2.5 मल्टीप्लायर है आपका। कहने का मतलब है कि अगर कंजम्पशन में या फिर इन्वेस्टमेंट में 1 यूनिट चेंज होता है तो इनकम 2.5 यूनिट बढ़ जाएगा, यानी मल्टीपल टाइम आउटपुट बढ़ जाएगा। भले ही कंजम्पशन सिर्फ 1 यूनिट बढ़े, इनकम 2.5 गुना बढ़ जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट 1 यूनिट बढ़े वो 2.5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, अब चलिए अब हम मल्टीप्लायर को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अब जैसे कि ये 2.5 आपका मल्टीप्लायर है, तो मैंने बताया कि ये दिखाता है कि कंजम्पशन में अगर कुछ चेंज होता है, 1 यूनिट चेंज होता है तो इनकम 2.5 यूनिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं कंजम्पशन में 20 यूनिट चेंज करूं तो इनकम हमारा बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, इनकम हमारा बढ़ के हो जाना चाहिए 2.5 इज इक्वल टू 50। तो 50 इनकम में ग्रोथ होना चाहिए। यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसमें ये जो इक्वेशन आपने देखा, इसमें अगर ये कंजम्पशन जो है इसको हम अगर 20 यूनिट बढ़ाएंगे तो ये इनकम जो है ये 400 से 450 हो जाएगा। ठीक, ये कंजम्पशन की बात मैं कर रहा हूँ। या फिर इन्वेस्टमेंट को ही हम बढ़ा दें 20 तो ये 400 से 450 बढ़ जाएगा, यानी 20 बढ़ाने से 50 ग्रोथ होगा। आप फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि हम मैं इन्वेस्टमेंट ये जो 60 मैंने लिखा है इसी को मैं बढ़ा देता हूँ, ये 80 कर देता हूँ। ठीक, अगर मैंने 80 कर दिया यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 180 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 180 हो जाएगा और फिर यहाँ भी 180 हो जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 450 हो गया। आपने देख लिया कि 20 चेंज करने से इनकम में चेंज हो जाता है 50। इसी तरह इसमें भी कीजिएगा तो सेम सिचुएशन होगा, ये 120 कर दीजिएगा तो ये 180 हो जाएगा, फिर ये 180 फिर 180, मतलब चेंज किसी में कीजिए मल्टीप्लायर का इफेक्ट 2.5 दिख ही जाएगा। ठीक, तो ये आपका मल्टीप्लायर होता है। अब आगे देखते हैं, ये मल्टीप्लायर और एमपीसी का कंसेप्ट सेम रहेगा, आगे भी अप्लाई होगा, तो उसको अलग से अब आगे नहीं बताएंगे। अब हम चलिए 3 सेक्टर मॉडल की ओर चलते हैं। चलिए अब हम 3 सेक्टर मॉडल देखते हैं।
इसमें क्या होता है कि अब जैसे देखिए इसमें 3 कंडीशन मैंने बताया था, तो हम तीनों कंडीशन को एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसे देखते हैं, यानी कि इस कंडीशन को देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या होता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है कि इसमें बस यही रहता है कि जैसे कि ये इक्वेशन है और आपको एक कंजम्पशन फंक्शन दिया रहेगा इस तरह c इक्वल टू, हम पहले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं 100 प्लस 0.6 y। इस तरह कंजम्पशन फंक्शन दिया रहेगा, फिर आपका y का वैल्यू दिया रहेगा, फिर सॉरी 60, और उसके बाद g का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे हम यहाँ 50 मान लेते हैं। तो अब हमें इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकालना है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली इस वैल्यूज को पुट कर देना है। जैसे y इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो c का ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद 60 इन्वेस्टमेंट की जगह पर, और उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जगह पे 50। तो ये हमारा नेशनल इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का इक्वेशन बन गया। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकलेगा। सब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले y, फिर 0.6 y को इस साइड लाएंगे तो वो माइनस में होगा, और ये बाकी ये सब चीज़ें कितनी रहेंगी, 100 है, 60 है, इन सबको ऐड कर देंगे तो 210 होगा हमारा। ठीक, उसके बाद यहाँ 0.4 होगा, y हो जाएगा, और यहाँ पे 210 तो होगा ही, और फिर उसके बाद हम y को इधर रहने देंगे। उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ 210 बाई 0.4 आ जाएगा। और उसके बाद इसको आप सोल्व करेंगे तो पहले तो यहाँ देखिए कि ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, मैंने एक जीरो बढ़ा दिया। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ 525 हो जाएगा, और यही हमारा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है। अब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हमने निकाल लिया। अब हमें इक्विलिब्रियम कंजम्पशन निकालना है, तो सिंपली हम इस कंजम्पशन फंक्शन में वो सारी चीज़ें रख देंगे। सारी चीज़ें क्या, इक्विलिब्रियम जो नेशनल इनकम हमारा निकला है उसी को रख देंगे। हमारा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है 525, उसको उस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा निकल के आएगा 100 प्लस, आप मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होगा, 315 होगा, 315 होगा यहाँ पे, और इसमें 8 कीजिएगा तो 415 हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंजम्पशन हुआ। और इसको चेक करने के लिए आप यहाँ एक बार देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंजम्पशन 415 है, और 415 प्लस 60 आपका क्या है, 60 इन्वेस्टमेंट है, और 50 हमारा था गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो इस तरह से जब आप इसको ऐड करिएगा तो 415 नहीं 525 आएगा, 525 आएगा। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि हाँ ये सही है। ये हमारा पूरा स्टोरी हुआ पहले केस का, जिसमें हमने माना था कि गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती है। ठीक, तो अब गवर्नमेंट अगर टैक्स ले ले तो क्या केस होगा उसे हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर लमसम टैक्स लेती है तो क्या केस बनता है। ये तो वही रहेगा क्वेश्चन आपका कि यही इक्वेशन से आपको नेशनल इनकम निकालना है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकालना है, और बाकी जो कंजम्पशन फंक्शन है इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये तो रहेगा ही, सी तो रहेगा ही क्योंकि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है रहेगा, और उसके बाद प्लस के बाद जो आपका आएगा सी, उसमें वाई डी हो जाएगा। वाई डी कहने का मतलब कि आप ये कहिए कि वाई डी कहने का मतलब कि डिस्पोजेबल इनकम। तो ये डिस्पोजेबल इनकम का कंसेप्ट आ जाएगा। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि जो टोटल इनकम है उसमें से अगर आप टैक्स को घटा दीजिएगा तो वो डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया टी, मैं क्या लिखूँ, मैं नेट टैक्स लिख देता हूँ, टी एन लिखना शायद सही रहेगा, टी एन मैंने लिख दिया, यानी ये टैक्स है, नेट टैक्स। डिस्पोजेबल इनकम मतलब हुआ जो इनकम एक्चुअली आप खर्च करते हैं, क्योंकि जो आपका टोटल इनकम है इकोनॉमी का वो टोटल खर्च नहीं होता है, कुछ टैक्स में जाता है, गवर्नमेंट ले लेती है। और ये जो वाईडी होता है वो डिस्पोजेबल इनकम बनता है टैक्स को हटाने के बाद। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद ये इक्वेशन देख रहे हैं कि इसमें 3 इक्वेशन हो गया।
आपको इन्वेस्टमेंट जैसे के तैसे उसी तरह दिया रहेगा, जैसे कि मैंने i इज इक्वल टू दे दिया 60 और इसी तरह g इज इक्वल टू 50 मान के चलते हैं। और बाकी यहाँ जो है हम 0.6 ही मान के चलेंगे, 0.6 ही मान के चलेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिया रहेगा, यानी TN टैक्स कितना है वो दिया हुआ रहेगा। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। अब एक चीज़ और आप समझिए कि मैंने कहा कि लमसम टैक्स है ये। अब लमसम टैक्स क्या होता है? लमसम टैक्स होता है कि कोई एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट लेती है, यानी कि उसने फिक्स कर दिया कि आपको 100 रुपये देना है तो आपको वही देना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं देना है। भले इनकम आपकी ज़्यादा हो या कम हो, 1 लाख हो या 1000, आपको वही फिक्स किया हुआ देना है। जैसे यहाँ हम मान लेते हैं कि लमसम टैक्स 20 है, तो ये हमारा पूरा एक सेटअप बना। अब हमें नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को निकालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सारे वैल्यूज़ को रखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सी के जगह पे सी का वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ भी हम एक ऑटोनोमस एक कंजम्पशन ले लेते हैं 100, जो हमने पहले लिया था। तो ये अब इक्वेशन सही हुआ। तो यहाँ पे सी के जगह पे हम सी का वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पे ये सी है तो इसको हमने सी की जगह पे रख दिया, ठीक। और उसके बाद आई के जगह पे हमारा 60 था, वो हमने ले लिया। और उसके बाद जी की जगह पे 50 था, वो हमने ले लिया। लेकिन अभी वाई डी का की जगह पे भी कुछ लेना था, क्योंकि हमने देखा कि वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी एन है, ठीक। तो उसे भी हम रख देंगे यहाँ पर। यानी इक्वेशन तो यही रहेगा, बस वाई डी की जगह पे चीज़ें बदल जाएंगी। वाई डी की जगह पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके जगह पे इसका वैल्यू यानी ये हो जाएगा। इसको हमने वाई डी की जगह पे रख दिया और इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में दे देता हूँ, ये हो गया। और टी एन हमने क्या माना था, टी एन हमने माना था 20 है। तो अब ये पूरा आपका इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकलेगा। तो कैसे ये सोल्व होगा, एक तो वाई ऐसे ही रहेगा और इस 100 में और 60 ये सब अगर आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 210। तो आप इसे लिख सकते हैं पहले भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे होगा 0.6 वाई, यानी 0.6 वाई माइनस 0.6 को 20 से कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो ये हुआ। अब ये माइनस है तो ये 210 में भी माइनस हो जाएगा और बाकी ये 0.6 इस साइड जाएगा, वाई माइनस 0.6 वाई होगा। फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 210 में ये माइनस घटा दीजिएगा तो आपको 198 आएगा। तो ये हुआ आपका इक्वेशन पूरा बन के तैयार। अब यहाँ पे हो जाएगा 0.4 वाई इज इक्वल टू 198, ये हो गया। और अब जब आगे जाइएगा तो आप y इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, 198 बाय 0.4, यानी 198 बाय 0.4। अब यहाँ और इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा तो ये हटा दीजिएगा और आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 0। इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 495 आएगा, यानी ये 495 इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है। तो आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि हमने जो पहले इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकाला था, यानी पिछले केस में, वो हमारा कितना आया था, 425 आया था, ठीक। और अब हमारा घट के इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कितना हो गया, हमारा नेशनल इक्विलिब्रियम हो गया 495। तो कितना घटा, लगभग 30 आई थिंक घट गया है। अगर 525 था तो 30 ही घटेगा। तो 30 हमारा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम घट गया है। तो ये टैक्स का इफेक्ट है, यानी कि अगर गवर्नमेंट 12 यूनिट का टैक्स इम्पोज करती है तो 30 यूनिट नेशनल इनकम घट जाता है। तो ये हमने देखा कि क्या इफेक्ट होता है टैक्स इम्पोज करने का, लमसम टैक्स इम्पोज करने का, ठीक। लमसम टैक्स की बात हो गई। तो अब हम चलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स जब हम करते हैं तो क्या होता है। तो अब हम देखेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी जो गवर्नमेंट जब प्रोपोर्शनल टैक्स लेती है तो क्या होता है। तो यहाँ आप देखिए कि जैसे ये चीज़ें तो वही रहेंगी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी होगा, ये चीज़ें वही रहेंगी।
अब कंजम्पशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन में जो कंजम्पशन फंक्शन मान लीजिए कि ऑटोनोमस 100 दिया है प्लस 0.6 हम मान के चल रहे थे, और यहाँ पे होगा YD तो होगा ही, तो यहाँ YD में भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ YD कैसे लिखना है उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि जैसे आप YD क्या लिखते थे, YD इज इक्वल टू Y माइनस TN, ठीक, ये हम लिखते थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया है कि अब T कोई वैल्यू नहीं है, T कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। T क्या है, TN इनकम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम प्रोपोर्शनल टैक्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनल टैक्स में जो टैक्स होता है वो क्या होता है, इनकम पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि मान लीजिए कि टैक्स जो है इनकम का 0.2 या फिर 0.1 है, यानी कि 10% है, ठीक। तो ये हो गया TN यानी टैक्स, इतना टैक्स लगता है। तो यहाँ देखिए 4 इक्वेशन हो गया, और बाकी चीज़ें वहाँ यहीं रहेगी, यानी I इज इक्वल टू 60, G इज इक्वल टू T, ये इसी तरह रहेंगी, ठीक। यहाँ इक्वल टू साइन होगा, तो ये हमारा हो गया। अब इसी चीज़ों को अब जब हम इसमें रखेंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। जैसे Y इज इक्वल टू यहाँ हमने रख दिया क्या, ये C का वैल्यू रख दिया, और उसके बाद हमने रख दिया वहीं I का वैल्यू 60, और उसके बाद हमने रख दिया 50, ये हो गया, ठीक। तो ये पूरा हो गया आपका। अब YD की जगह पे हमने क्या था, Y माइनस TN था, ठीक। तो YD की जगह पे आप Y माइनस TN को रख दीजिएगा। यहाँ मैं ब्रैकेट दे देता हूँ और Y माइनस TN को यहाँ रख देता हूँ। अब एक चीज़ और है, TN भी कुछ है, यानी TN 0.1 Y है, तो अब TN की जगह पे क्या रखा जाएगा, 0.1 Y। अब देखिए यहाँ पे, अब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकल कर आएगा। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज तो होगा ही, जैसे कि ये हो गया C, हाँ सॉरी यहाँ मैंने ये गलती कर दिया है, ये ज़्यादा लिख दिया, इतना नहीं लिखना था, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ हो जाएगा 100, और उसके बाद प्लस 0.6 Y, उसके बाद माइनस 0.6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हो जाएगा 0.06 Y, ये हो गया आपका, ठीक। और उसके बाद यहाँ प्लस 60 है उसी तरह रहेगा, और उसके बाद प्लस 50 है उसी तरह रहेगा। आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो सारे y को एक साइड करेंगे, यानी कि एक y यहाँ होगा, फिर उसके बाद ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा 0.6 y, फिर उसके बाद ये जो माइनस वाला y है 0.06, वो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, और इधर बच जाएगा। इन सब चीज़ों को आप जोड़ दीजिएगा, यानी कि 210 हो गया। अब देखिए, अब इसे आप जब सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये पहले तो 0.4 होगा, फिर ये हो जाएगा 0.46 y, इस तरह हो जाएगा जब आप इसे सोल्व कीजिएगा, और यहाँ हो जाएगा 210 तो है ही, और उसके बाद y होगा, और y को जब आप इस साइड ले जाइएगा तो ये क्या होगा, 210 बाय 0.46, तो ये आपका हुआ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का। और इसको फर्दर जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये हटा दीजिएगा आप, और यहाँ पे डबल डिजिट दे दीजिएगा, और जब आप डिवीज़न कीजिएगा तो कितना आएगा आप करके देखिए, 456.52 आएगा, सॉरी 52। तो ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हुआ जब प्रोपोर्शनल टैक्स लगाया गया। अब आपको अगर कंजम्पशन निकालने के लिए बोला जाए तो वही जो कंजम्पशन फंक्शन था हमारा, उसी में आप क्या कर दीजिएगा, इस वैल्यू को रख के आप पूरा कंजम्पशन निकाल सकते हैं। तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि ये जो वैल्यू है आपको यहाँ रखना है, सॉरी यहाँ नहीं रखना है, आपको
इसके पूरे वैल्यू को रख के फिर उसमें ये सारी चीज़ें रख के मतलब पूरा सोल्व करना है आपको। तो आप देख लीजिएगा खुद से, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सिर्फ वीडियो पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक्स भी ज़रूर पढ़ें। वीडियो से सिर्फ आपको कुछ आइडियाज़ मिलेगा जो ज़रूरी हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोपोर्शनल टेक्स्ट की बात। अब इसमें एक और चीज़ आ सकता है कि प्रोपोर्शनल टेक्स्ट का जो मल्टीप्लायर होगा वो कुछ अलग होगा। जैसे ऊपर आपने मल्टीप्लायर जो देखा था, वो आपने देखा था, क्या देखा था कि 1/1 माइनस सी, लेकिन यहाँ कुछ अलग होगा। अब 3 सेक्टर मॉडल खत्म हुआ, अब हम 4 सेक्टर मॉडल को एक बार देख लेते हैं। इसमें भी जैसा कि मैंने कहा कि इसमें भी 2 कंडीशन है। जब इम्पोर्ट इंडिपेंडेंट है नेशनल इनकम से, और जब इम्पोर्टेंट डिपेंडेंट है नेशनल इनकम पे। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे कुछ देर के लिए टैक्स वगैरह को हटा देते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को रहने देते हैं, ठीक। तो अभी हम टैक्स कुछ नहीं लेंगे, तो वही हमारा होगा कि एक कंजम्पशन फंक्शन होगा। इक्वेशन तो ये आपने देख ही लिया कि यहाँ पे ये एक्सपोर्ट को दिखाता है और ये इंपोर्ट को दिखाता है। तो आपका ये क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरह होगा, जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन लिया 100 प्लस 0.6 y। तो अभी हमने टैक्स वगैरह हटा दिया है, इसीलिए यहाँ पे y लिखा है, वरना अगर टैक्स होता तो yd लिखा जाता। ऐसे yd आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टैक्स हो तभी yd लिखना है। ऐसे भी ये दिखाने के लिए कि ये डिस्पोजेबल इनकम है, आप yd यहाँ लिख सकते हैं हमेशा, लेकिन फिलहाल हम y ही रहने देते हैं। तो ये हमने लिख दिया कंजम्पशन फंक्शन। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वहीं 60 होगा, 60 रहेगा, और फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारा 50 होगा। अब आ जाता है कि एक्सपोर्ट। अब मान लीजिए कि एक्सपोर्ट हमारा है 50, यानी कि x इज इक्वल टू 50, और इम्पोर्ट क्या है, इम्पोर्ट इज इक्वल टू 30। तो जो नेट एक्सपोर्ट होगा, यानी ये जो नेट एक्सपोर्ट होगा वो क्या होगा, x माइनस एम इज इक्वल टू 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। यानी कि यहाँ पे हम x माइनस एम की जगह पर केवल 20 लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया सिंपल। अब इसे सिंपली आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपने यहाँ y रखा, और फिर यहाँ c की जगह पे आप ये इसका कंजम्पशन फंक्शन जो है उसे रख देते हैं, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन y पे डिपेंडेंट है। और उसके बाद आप रख देते हैं i की वैल्यू यानी 60, उसके बाद आप रखते हैं 50 जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और उसके बाद आप रखते हैं 20 यानी x माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो वैल्यू निकला था। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वही प्रोसेस चलेगा, और अल्टीमेटली y इज इक्वल टू कुछ ऐसा आएगा आपके पास, यानी कि 160 को जोड़ के 210 यानी 230। तो 30 इधर हो जाएगा, और यहाँ पर वहीं 0.4 आ जाएगा। और जब आप इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। और जब आप इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। तो 575 आपका इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आएगा। तो इस तरह से ये 575 नेशनल इक्विलिब्रियम हमने निकाल लिया। अब इसको अब जब आप कंजम्पशन फंक्शन में रखिएगा तो आपका कंजम्पशन निकल जाएगा। लेकिन ये केस था कि इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है, किस पर, इस पे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर मान ले कि इंपोर्ट नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट है तो चीज़ें कुछ बदल जाएंगी। यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सिनारियो जो है थोड़ा बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम चले जाते हैं और देखते हैं कि जब इंपोर्ट डिपेंडेंट है नेशनल इनकम पे तो बाकी चीज़ें तो वहीं रहेंगी, लेकिन ये बदल जाएगा। ये आई जो देख रहे हैं, सॉरी यहाँ आई नहीं लिखना था, यहाँ एम लिखना था, यहाँ गलती हो गया, आप देख लीजिएगा। आप ऊपर भी सुधार लीजिएगा, यहाँ आई नहीं होगा, यहाँ एम होगा, ठीक। तो ये गलती हो गई थी, आप इसे देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। इतना हो गया। अब देखिए कि बाकी ये जो चीज़ है ये तो वहीं रहेगा, जैसे हमने ये जो इक्वेशन था 4 सेक्टर मॉडल का नेशनल इनकम का, ये वहीं रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जो चेंज आएगा वो आएगा इंपोर्ट फंक्शन में। इंपोर्ट फंक्शन को हम पहले जैसे 30 मान के बैठे थे, उस तरह हम 30 नहीं मानेंगे। ये हो जाएगा कि ये इनकम का कोई प्रोपोर्शन है, यानी कि आप इसे मान लीजिए कि 0.01,
यानी कि 0.01y इनकम जो होता है उसका 10% लगभग हम इंपोर्ट करते हैं। कोई इकोनॉमी इनकम का 10% इंपोर्ट कर रही है, तो इसे ही कहते हैं कि इंपोर्ट जब डिपेंडेंट होगा नेशनल इनकम पे तब चीज़ें थोड़ी बदल सी जाएंगी। तो यहाँ पे इक्वेशन में अब आप क्या लिखिएगा, तो पहले तो y इज इक्वल टू वहीं आप लिखिएगा जो आपका पहले कंजम्पशन फंक्शन है ये वाला लिखिएगा कॉपी, और फिर उसके बाद आप वहीं i का वैल्यू 60 होगा, फिर वहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 50 होगा, और जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 50 होगा, और माइनस हो जाएगा ये वाला, माइनस की जगह पे m की जगह पे हम ये लिख देंगे, ठीक, यानी कि इस तरह से। तो अब इसको कुछ अलग तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा कि ये सब चीज़ें इस साइड जाएंगी, यानी y माइनस हो जाएगा 0.6y, फिर ये जो माइनस कर रहे थे माइनस में है इधर, ये जो इंपोर्ट फंक्शन वाला ये जो माइनस में था ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1y। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हमारा इधर क्या आएगा 260 आया। तो अब देखिए जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा 0.5y इज इक्वल टू 260। इसको जब आप फर्दर सोल्व कीजिएगा तो आपके पास वही 260 बाय 0.5 होगा। मैंने यहाँ 0.5 लिख दिया, और जब आप इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा तो वहीं इसे आप 0 को हटा सकते हैं और यहाँ एक 0 और लगा सकते हैं, और जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो होगा 520, यानी 520 जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है। तो इस तरह करके हमने सारे 1 से लेकर 4 सेक्टर तक देख लिया। तो ये चीज़ें जो थी वे मैंने एक बहुत बेसिक लेवल पे जाके बताई आपको, लेकिन आपको थोड़ा और जानना है, इसके लिए आप बुक से ही पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक आइडिया था वो मैं बता चुका हूँ कि अभी आपको अब मल्टीप्लायर का कंसेप्ट अलग अलग होगा, लमसम टैक्स का अलग मल्टीप्लायर निकलेगा, और फिर इंपोर्ट का अलग मल्टीप्लायर निकलेगा। तो वो सब चीज़ें बुक्स में बहुत अच्छी से दी हुई हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा। और बाकी जो हम गूगल क्लासरूम में जो क्वेश्चन देते हैं उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन वहाँ पे करेंगे। लेकिन अच्छा होगा कि आप बुक देखें, इससे वीडियो पे डिपेंडेंट ना रहें। ये एग्ज़ाम इतना भी छोटा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देखकर क्रैक कर लीजिएगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया होना चाहिए किसी चीज़ का। तो इतना कहकर मैं अभी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि इसे सॉल्व करूँ।